नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल की सीरीज को आज फिर से दिवाली के बाद में काफी दिनों बाद फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अब उम्मीद करता हूं कि ये सेशन है, ये वाला सेशन अब कंटिन्यू चलेगा और लोधाई क्लासेस वाले इस प्लेटफॉर्म पर और प्रज्ञान हिंदी वाले प्लेटफॉर्म पर भी क्लासेस बहुत जल्दी कंटिन्यू होने वाली है। और अब ऐसे कोई चांसेस नहीं है जो कोई लंबा गैप हो चैनल पर। अब कंटिन्यू आपको सेशन मिलते रहेंगे, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड के हो या थर्ड ईयर के हो, ठीक है ना। तो बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल को हम आज से फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें ज्यादा सेशन नहीं होने वाले हैं, बहुत जल्दी ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ये आप पर ही डिपेंड करता है, बस आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। जिसकी मैक्सिमम कमेंट होगी जिस सब्जेक्ट की, हम उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैक्सिमम बीए फर्स्ट ईयर के मैक्सिमम सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह कंप्लीट है, इकोनॉमी पूरी तरह कंप्लीट है, सोशोलॉजी और इसके अलावा हिस्ट्री के पार्ट भी मैक्सिमम कंप्लीट हो चुके हैं। भौतिक भूगोल के कंप्लीट होते ही मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों सीरीज आपके कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो है ना, आपके बीए फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो नहीं कवर हो पाया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेशन में कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसको भी जो है सोल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आगे, सेशन को शुरू करते हैं, लेते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा प्लेट विवर्तनिकी। क्या है दोस्तों? प्लेट विवर्तनिकी, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इसमें हम जो है प्लेट विवर्तनिकी अर्थात की जो हमारी प्लेटें हैं, विभिन्न प्रकार की जो 6 प्लेटें हैं, वही 6 प्लेट किस प्रकार से मूवमेंट करती है या स्थायी रहती है, उस पूरी प्रक्रिया को हम आज भली भांति समझने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं और बेसिक से, बिल्कुल जीरो से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बार फिर से उन सभी छात्रों को बताना चाहूंगा जो पहली बार सेशन पर आए हैं, मेरे द्वारा YouTube पर ही फ्री कोर्सेज के रूप में बहुत सारे सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के मैक्सिमम सब्जेक्ट यहां कंप्लीट हो चुके हैं। तो कृपया करके एक बार प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर विजिट करें, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट में आप देख पा रहे हैं इंपोर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट है। इसके अलावा भी और कई सब्जेक्ट है जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है ना। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट और लगभग 1500 वीडियो अभी तक इस चैनल पर बन चुके हैं। तो इसलिए कहता हूं कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपकी आवश्यकता के सभी सब्जेक्ट आपको पूरी डिटेल में विस्तार से पढ़ने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रज्ञान हिंदी, जो कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल में पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ में यूपीएससी से लेकर के एसएससी, बैंकिंग, पुलिस तक के सभी एग्जाम या वनडे एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जा रही है। क्लियर है? यूट्यूब पर ही एक नया चैनल है प्रज्ञान हिंदी के नाम से, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने सिलेबस की। ये हमारा सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस हमारी चल रही है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारी बातें पता होगी, लेकिन सभी लेक्चरों में बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हर लेक्चर में हर दिन जो है नए छात्र जुड़ते हैं, तो उनको भी पता होना जरूरी है। क्लियर है? ये पूरे 5 यूनिट तक का पूरा आपका जो है ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट पर आज हम बात कर रहे हैं, थर्ड यूनिट पर बात कर रहे हो। थर्ड यूनिट का आज हम सेकेंड टॉपिक लेने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक प्लेट विवर्तनिकी। क्लियर है? प्लेट विवर्तनिकी पर आज हमारा डिस्कशन होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स पर। क्लियर है? इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सभी सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। आते हैं आखिरकार हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट पर, मतलब कि सारांश वाले पेज पर, कि आज हम पूरे इस पूरे टॉपिक में, लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी वाले इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे व्याख्या को, अर्थात कि प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स का परिचय हम समझेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी होती क्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे इनकी बाउंड्रीज क्या क्या है, सीमाएं क्या क्या है। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी भू प्लेटें हैं, जो हमारे लैंड प्लेट्स हैं, वो मूवमेंट क्यों करती है, उसके पीछे रीजन क्या है। जो प्लेट है, जैसे एशियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक, विभिन्न प्रकार की जो 6 प्लेटें हैं वो अपने आप में मूवमेंट करती है, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन की बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन को, अर्थात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को हम कंप्लीटली समझने वाले, देखने वाले हैं। तो ये 4 हमारे मुख्य बिंदु है जिन पर हमारा आज का पूरा सेशन चलने वाला है। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं।
मैं बस आपको इतना कहूंगा कि अभी फिलहाल नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर सेशन को रिवाइज करके आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। वैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही नोट्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, जो एग्जाम के टाइम पे रिविजन लगाने में महत्वपूर्ण होगी, काम आएगी। और सिर्फ आज के लेक्चर की नहीं बल्कि मैं हर लेक्चर की पूरे सीरियल वाइज आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। क्लियर है? आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेट विवर्तनिकी की कि ये होती क्या है। दोस्तों, आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपर का भाग होता है, पृथ्वी का ऊपर का जो भाग होता है, देखिए अगर आप कंटिन्यू लेक्चर नंबर 1 से यदि आप भौतिक भूगोल की मेरे सेशन को फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं 100% पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी पढ़ने में। लेकिन हो सकता है पहली बार आप सेशन में आए हो, बिल्कुल आप सेशन को लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़िए अभी, लेकिन एक बार शुरू से लेकर के लेक्चर नंबर 1 से एक बार इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। आपके सभी लेक्चर जो है ना पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों जरूरी है शुरू से देखना? वो इसलिए क्योंकि हर लेक्चर की, हर टॉपिक की लिंक एक दूसरे टॉपिक से जुड़ी हुई होती है। क्लियर है? आइए तो बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर का जो भाग होता है ना, ऊपर का जो भाग होता है वो ठोस होता है। तो जो ठोस भाग है ऊपर का, वो कौन कौन से भाग से मिला हुआ होता है? जैसे हमने समझा था लास्ट वाले लेक्चरों में कि पृथ्वी 3 भागों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपर क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाला भाग है। उसके बाद में एक बीच वाला भाग आता है, मेंटल। ठीक है? उसके बाद में लास्ट वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल केंद्र में होता, सेंटर में होता, उसको हम बोलते हैं कोर। बात समझ आई? तो क्रस्ट, मेंटल, फिर कोर, है ना? तो ऊपर का जो भाग है क्रस्ट और ऊपर के मेंटल, मेंटल वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो उस ऊपरी जो मेंटल है, ऊपर वाला जो भाग है, उससे मिलकर के ऊपर की ये परत बनी हुई है पृथ्वी की, जो काफी दृढ़ और ठोस है। ये बात आप भली बात ही समझते, लेकिन इतना याद रखिएगा, ऊपर की जो परत है हमारी, ठोस परत है पृथ्वी की, वो सिर्फ क्रस्ट से ही निर्मित नहीं बल्कि उसमें कुछ भाग मेंटल वाला भी आ जाता है। याद रखिएगा। तो मेंटल के ऊपरी भाग और क्रस्ट दोनों मिलकर के ऊपर की एक दृढ़ सतह का निर्माण करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुछ जो भूवैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि जो हमारा स्थल मंडल है, जो पहले इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा। ओके, अब पेन लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल, ये भ्रंश के द्वारा 6 प्रमुख और 14 छोटे भू प्लेटों से बना हुआ है या बटा हुआ है। हमारा पूरा स्थल मंडल, पूरी पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, ये 6 प्लेटों में बटा हुआ है। मुख्य मुख्य जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो 6 प्लेटें हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि एक एशिया यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरोप और एशिया शामिल है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, या कहें कि अंटार्कटिका प्लेट है। तो इस प्रकार की 6 प्रमुख प्लेटें हैं, ठीक है ना? और इसके अलावा छोटी छोटी 14 छोटी छोटी प्लेटें भी है। तो इन सब में पूरा हमारा स्थल मंडल बटा हुआ है। क्लियर है? इन भू प्लेटों की जो अगर हम औसत मोटाई की बात करें, दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठता होगा, सर हमारा जो पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस भाग है जिसके नीचे लावा भरा हुआ है, जो ठोस वाला भाग है, उसकी लगभग मोटाई क्या होगी? तो मोटाई जो है उसको औसत में मापा गया है, तो औसत में इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। अब थोड़ा कॉमन सेंस आपको यहां पर ये लगाना होगा कि यार 100 किलोमीटर की मोटाई ठीक है, इट्स ओके, लेकिन कहां की? भाई एक स्थल मंडल जहां हम रहते हैं, एक सागरीय क्षेत्र होता है, सागर की तल होती है, तलहटी होती है, तो सागर काफी गहराई में होता है। भाई जहां हम रहते हैं जो महाद्वीप है वो उठा हुआ भाग है, और सागरीय जो क्षेत्र है वो धसा हुआ नीचे का भाग है। तो इसमें एक डिफरेंस आएगा ना। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो सागरी तल होता है ना, उसकी सबसे कम अगर मोटाई की बात करें, सबसे कम मोटाई वाले क्षेत्र की बात करें, तो वो 30 किलोमीटर का क्षेत्र है। कितना? 30 किलोमीटर का। वो सबसे ज्यादा मोटाई अगर हम बात करें तो लगभग औसतन अगर बात करें तो 100 किलोमीटर की औसत मोटी परत पाई जाती है। बस इतना आप याद रखिएगा। तो जो ये प्लेटों की हम बात कर रहे हैं, ये सभी प्लेटों की मोटाई औसतन लगभग 100 किलोमीटर की होती है। क्लियर है? जो प्लेट महाद्वीप का निर्माण करती है, महाद्वीप किसको बोलेंगे दोस्तों? अरे भाई महाद्वीप, जैसे हम रहते हैं, कौन से महाद्वीप में रहते हैं? हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एक अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है आपका, है ना? एक यूरोप महाद्वीप है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका।
अंटार्कटिका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। इस प्रकार से जितने महाद्वीप है आपके, तो जो महाद्वीप जहां पर हम लोग रहते हैं, उन महाद्वीपों का निर्माण जो करते हैं ना, उसको हम महाद्वीपीय प्लेट के नाम से जानते हैं। और जो प्लेट है सागर का निर्माण करती है, भाई पानी भी तो भरा हुआ है, समुद्र भी तो है ना, तो उस वो कौन सी प्लेट होगी जहां पर पानी भरा हुआ है, उसको हम महासागरीय प्लेट के नाम से जानते हैं। तो बस दो बात को आप दिमाग में फिट कर लेना, दो प्रकार की प्लेट होती है विशेष रूप से, कौन कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट जहां हम लोग रहते हैं, एक महासागरीय प्लेट जहां पानी भरा हुआ समुद्र है। दैट्स ऑल। बस समझ आई। और आगे वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि जो ये प्लेट है ना, ये स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, बल्कि ये गतिशील है, इनमें मूवमेंट होता रहता है। अच्छा, किस तरह से होता मूवमेंट, ये हम आगे वाली स्लाइड में चर्चा करेंगे, किस किस तरह से मूवमेंट हो सकता है या होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब ये प्लेट विवर्तन की एक्चुअल में क्या है, तो जरा सुनिए। लगभग सभी भूगर्भिक जो क्रियाएं होती है, भूगर्भिक क्रियाएं मतलब कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो क्रियाएं होती है, जैसे भूकंप का आना, भूकंपीय क्रियाएं, ज्वालामुखी का निकलना, क्योंकि भाई अंदर से लावा निकलता है, ज्वालामुखी तरफ फटता है, तो ज्वालामुखी क्रियाएं, पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण की जो क्रियाएं होती है, ये सारी क्रियाएं कहां पर होती है, तो ये जो प्लेटें होती है ना, प्लेटों के किनारों पर होती है। कहां पर? किनारों पर। कभी प्लेट के मध्य में नहीं होगी, प्लेट के किनारों पर होते हैं सारे निर्माण, बड़े बड़े निर्माण। भूकंपों का आना प्लेट के किनारों पर होता है, ज्वालामुखी फटना अधिकतम 99% याद रखिएगा कहां पर होती है, प्लेट के किनारों पर। पर्वत का निर्माण प्लेटों के किनारों पर होती है। आगे मैं एग्जांपल देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं पूरा। तो इन भूप्लेटों के किनारों पर ही होती है। तो इन भूप्लेटों की जो क्रिया होती है, क्रिया के फलस्वरूप भूप्लेटों के टकराव से क्या होगा भाई, पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। दूर हटेंगे तो ज्वालामुखी फटने लगेगा, याद रखिएगा, भूकंप उठने लगेंगे, रगड़ाएगा भूकंप उठेगा। तो इससे क्या होता है कि जो ये क्रियाएं होती है इन प्लेटों की क्रियाओं के कारण हमारे इस स्थल मंडल पर कई प्रकार की नई नई स्थलाकृतियां निर्मित हो जाती है, बन जाती है। जैसे पर्वतों का निर्माण हो जाना, पठार बन जाना, है ना, विभिन्न प्रकार के। तो इनका निर्माण होता है स्थलाकृतियों का, या उनमें परिवर्तन हो जाता है, या उनका विस्थापन हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर उनमें विभ्रंश पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, विभ्रंश हो जाते हैं। तो इन सभी जो क्रियाएं हुई है, ये जो क्रियाएं हुई है, स्थलाकृतियों का जो निर्माण हुआ, परिवर्तन हुआ, विस्थापन हुआ या दरार पड़ी है, इन सबको ही हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं, प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। क्या बात समझ आई आप लोगों को? तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है, हमारे जो भू प्लेटें हैं, इनके किनारों पर जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इस निर्माण को या परिवर्तन को या विस्थापन को या विभ्रंश को ही हम प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। क्या क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए, अब आपने ये स्लाइड समझी प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है। अब करना क्या आप लोगों को, पूरा लेक्चर एक बार में देखिए, ताकि मैं कम समय में कंप्लीट कर पाऊं लेक्चर को। उसके बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके तुरंत एक बार रिवीजन लगाना है। मैं गारंटी लेता हूं 100% ये टॉपिक आपके दिमाग में इनबिल्ड हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आपको इसका रिविजन लगाना है। 100% आप अपना एग्जाम में देकर के आओगे। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इसकी सीमाएं। सीमाएं जिसको हम बाउंड्रीज बोलते हैं, कि भू प्लेटों की सीमाएं क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से माफी चाहूंगा, मैं इस वाले सेशन को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाया। थोड़ा जो है ये दिवाली से पहले बनाई हुई पीपीटी थी, तो मैं इस पर ज्यादा वर्क नहीं कर पाया, ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। आज थोड़ा क्लास जल्दी स्टार्ट करनी थी मुझे, इस कारण से लेकर के आ गया हूं मैं। कल से जो सेशन होगा ना, सबका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए सीमाओं की बात करें तो स्थल मंडल पर दो प्रकार की प्लेटें होती है, ये में आप समझ चुके हैं, महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटें, है ना। तो इन प्लेटों की तीन प्रकार की बाउंड्रीज होती है, सीमाएं होती है। कौन सी तीन प्रकार की? एक होती है, ध्यान सुनिएगा, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है इस लेक्चर का, इस टॉपिक का, भू प्लेटों की सीमाएं। जो अगर समझ आ गई ना, इतना आसान जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और समझ नहीं आए ना, तो ये पूरा टॉपिक किसी काम का नहीं है आपका। इसलिए ध्यान से, सिर्फ 10 मिनट में टॉपिक पूरा क्लियर करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ये वाली स्लाइड कंप्लीट करवाऊंगा, ध्यान से सुनते चलिएगा बस। देखिए, भूप्लेटों की तीन प्रकार की सीमाएं होती है। कौन कौन सी सीमाएं होती है? एक होती है अपसारी सीमाएं। अपसारी सीमाएं क्या होती है? अपसारी सीमाएं, भाई दो प्लेट है, दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से दूर हटती है। दो प्लेटें हैं, जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, दो प्लेटें हैं,
पेन लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। दो प्लेटें हैं, ठीक है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। अब ये एक समय में एक बिल्कुल एक ही हुआ करती थी, ये एक ही प्लेट थी, ठीक है ना, एक ही प्लेट थी। लेकिन बीच में से क्या हुआ कि अंदर भूगर्भ में जो क्रियाएं चल रही है, उन क्रियाओं के कारण क्या होता है कि ये दोनों प्लेट, एक प्लेट बीच में से टूट करके अलग अलग निकलने लगती है, या नहीं भी टूटती, दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे से दूर हटने लगती है। इस एरो के माध्यम से आप समझ सकते हो ये एक अन्य दिशा में जा रही है, तो ये इसकी विपरीत दिशा में जा रही है। बात समझ आई? तो इस जो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जब प्लेटें मूव करती है, मूवमेंट करती है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज या अपसारी सीमाएं। बस समझ आई? दूसरे बिंदु में हम बात करते हैं अभिसारी सीमाएं। अभिसारी सीमाएं जिसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है भाई? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटने की अपेक्षा एक दूसरे के सामने आती है। और एक बात इसमें विशेष याद रखिएगा कि जब हम नंबर 1 अपसारी सीमाओं वाली बात करते हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है तो क्या होता है, ये बात भी हम करने वाले हैं आगे। अपसारी सीमाओं में कन्वर्जेंट में जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तब क्या होता है, ये बात भी मैं पूरे डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। एक संरक्षणात्मक सीमाएं होती है जिसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बोलते हैं। इसमें दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती है। बात समझ आई? बस इतना आप लोग याद रखिएगा, ये 3 बाउंड्रीज होती है, 3 सीमाएं होती है, अपसारी, अभिसारी, संरक्षणात्मक। अब तीनों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि आप लोगों को ये पूरी तरह समझ आए और ये भी पता चले कि प्लेटों की इस हरकत की वजह से पृथ्वी पर क्या होता है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपसारी सीमाओं की, जो नंबर 1 में था हमारा, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर हटती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर हटेगी तो क्या होगा? बीच में दरार आएगी, दरार आएगी ना। अब चूंकि मैं पहले ही पेज में ही आपको पहली स्लाइड में ही बोल चुका था कि ऊपर जो हमारा हिस्सा है, ऊपर जो ठोस हिस्सा है पृथ्वी का, वो क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग से बना हुआ है जो ठोस है। अब ठोस के नीचे की बात करें तो भाई नीचे क्या होगा? भाई लावा होगा, लावा होगा। अब जैसे ही दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर हटेगी तो बीच में एक दरार पड़ेगी, दरार पड़ेगी तो क्या होगा? वहां से जो अंदर पिघला हुआ लावा है वो लावा उस दरार से बाहर आना प्रारंभ हो जाएगा और आकर के वो उस जगह पर फैलना स्टार्ट हो जाएगा जहां से ये दो प्लेटें अलग अलग हो रही है। तो इस खाली स्थान पर फैलने से क्या होगा? अब चूंकि ऊपर पानी भरा हुआ है, ऊपर पानी भरे होने के कारण जो लावा तुरंत बाहर निकला वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। तुरंत ठंडा होने से क्या हुआ कि उसका जो खाली स्पेस था ना, वो लावा ने भर करके एक नई परत का निर्माण कर दिया, नए स्पेस का निर्माण कर दिया। इससे क्या हुआ? सागर के तल का विस्तार होने लगा, बढ़ने लगा। बात समझ आई? पिक्चर के माध्यम से आप भली बात समझ सकते हो। देखिए यहां पर पिक्चर नंबर 1 में क्या हो रहा है? दो प्लेटें में बीच में धीरे धीरे दरार पड़ना स्टार्ट हुई है, दरार पड़ना स्टार्ट हुई पहले पिक्चर में। मैं पेन लेता हूं, दरार पड़ना यहां से देखिए ये स्टार्ट होने लगी है ना, ये दरार पड़ना स्टार्ट हुई। जैसे ही दरार थोड़ी ज्यादा पड़ी तो लावा जो अंदर भरा हुआ था वो धीरे धीरे बाहर निकल करके उस खाली स्थान में फैलने लगा और जमने लगा। ये लावा यहां तक आया, लेकिन क्या हुआ? ऊपर पानी भरा हुआ था। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सागरी तल में ही ज्यादा ये हरकतें होती है प्लेटों की। क्यों होती है? क्योंकि वहां की जो परत होती है ना वो पतली होती है। महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा महासागरीय प्लेट जो होती है वो पतली होती है, इसलिए उसका टूटना थोड़ा संभव होता है अपेक्षाकृत किसके? महाद्वीपीय प्लेट के। तो ऊपर पानी भरे होने के कारण जो लावा बना था वो देखिए इस पूरे क्षेत्र में फैल करके तुरंत ठंडा हो गया। और ठंडा होने से सागरी जो तल था, पहले छोटा था, अब और विस्तारित हो गया, बढ़ गया। जैसे जैसे प्लेटें दूर हटती जाएगी वैसे वैसे नई परत का निर्माण होता चला जाएगा। बात समझ आई आपको? चलिए इसको थोड़ा जो मैंने आपको समझाया है वही यहां पर लिख करके भी दिया है, इसको जरा पढ़ते हैं। जहां दो भू प्लेटें विपरीत दिशा की ओर गतिशील होती है, विपरीत दिशा की ओर गतिशील होती है, जिससे तरल मेग्मा संवहन क्रिया से ऊपर की ओर उड़ता है। यह तरल मेग्मा महासागर की तली में उस स्थान में एकत्रित हो जाता है जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर हट जाती है। मेग्मा इस क्रिया से भू प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान पर नई ठोस परत का निर्माण कर देते हैं। इसके अलावा इसके फलस्वरूप ये जो हुआ है, इसके कारण महासागरीय तली के विस्तारण की क्रिया चलती रहती है। महासागर का जो तल है वो फैलता विस्तारित होता रहता है। मध्य महासागरीय कटकों के सहारे ऐसी घटनाएं घटित होती है। इन
सीमाओं पर प्रायः ज्वालामुखी स्थित होते हैं। इस बस इसकी एक बात और आप लोग याद रख लीजिएगा, जो विस्तारित होता है, देखिए आप लोग ये प्रशांत महासागर, ये वाला ये हमारे महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, ये पूरा सागर इसके बीच का, ये जो रेड रेड नजर आ रहा है ना आपको, ये पूरे कटक है जिससे प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई है या दूर हट रही है या आपस में टकरा रही है या एक दूसरे से घर्षण कर रही है। ये प्लेटों की हरकतें हैं, ये प्लेटों यहां पर जुड़ी हुई है आपस में, याद रखिएगा इस बात को। तो ये प्लेटों की बाउंड्रीज है ना, ये प्लेटों की बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज पर ही ये सारी अभिसारी वगैरह सारी क्रियाएं हो रही है। तो ये कटक के रूप में हो गया, और यहां पर जो है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी अधिकतम रूप से ये ज्वालामुखी क्षेत्र कहलाता है। ज्वालामुखी यहां पर प्रज्वलित ज्वालामुखी यहां पर स्थित होते हैं, एक्टिव। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा जो फॉर्मेट था वो था अभिसारी सीमाओं वाला। इसको भी हम पूरा खोल लेते हैं, पूरा ओपन कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे क्योंकि पेन लेना पड़ेगा मुझे। चलिए, अभिसारी सीमाओं में क्या होता है? अभिसारी सीमाओं में हमने क्या देखा था? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। क्या सुनिए, दो प्लेट है, मान लेते हैं कि ये मैं, चलिए ज्यादा कुछ नहीं मेरे पास, यही है, दो प्लेट है। क्लियर है? दो प्लेट है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक थोड़ी मोटी है और एक पतली है। मतलब क्या हुआ कि एक कम वेट वाली है और एक का वेट थोड़ा ज्यादा है। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो मुझे बताइए क्या होगा? दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो क्या होगा? जो हल्की प्लेट होगी वह उछल करके ऊपर चली जाएगी और जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की ओर धंसना प्रारंभ होगा। तो कुछ इसी प्रकार से चलेगा, है ना, हल्की प्लेट ऊपर और जो भारी प्लेट थी वो नीचे की ओर धंसना स्टार्ट हो जाएगा। इससे जो ये घर्षण हुआ, ये जो घर्षण हो रहा है ना, इस घर्षण के कारण जो यहाँ के मलबा मिट्टी जो होगी वो सब ऊपर की ओर उठने लगेगी, और ये ऊपर की ओर उठने के कारण जो दो प्लेटें धसने से जो मलबा जमा था वो मलबा रगड़ाकर ऊपर उठने लगा। इसी से हमारे विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण इसी के कारण हुआ है। ठीक है, और यही क्रिया आपको जो है ना इस पिक्चर में भी दिखाई देगी। अब एक बात और याद रखिएगा, जो मैंने अभी दो प्लेट का एग्जांपल लिया आप लोगों से, भारी प्लेट जब नीचे धसती है तो नीचे धस करके वो मेंटल वाले उस भाग में पहुंच जाती है जहां मेंटल मैग्मा के रूप में रहता है। तो ये जो भारी जो प्लेट थी ये अंदर धसी, अंदर धसने से मेंटल लावा वाले भाग में पहुंची तो वो भी पिघल करके लावा बन गया। अब लावा बना तो ये जो दरार पड़ी थी बीच में ये एकदम से बाहर ऊपर की ओर निकलने लगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए इस पिक्चर को देखिए आप अच्छे से, इस पिक्चर को देखिए। एक तरफ से ये वाली हल्की परत है, हल्की प्लेट है जो ऊपर है, और देखिए भारी प्लेट नीचे की ओर धंसती जा रही है, नीचे की ओर धंसती जा रही है। नीचे धंसने से क्या हुआ, ये लावा में पिघल गई। लावा में पिघल करके जो प्लेट हल्की थी जहां दरार बना करके ये लावा ऊपर की ओर निकलने लगा। तो आपने और कई जगह देखा है ना कि पर्वतों के ऊपर जो है लावा फूटता है, ज्वालामुखी होती है। तो ज्वालामुखी कहां से बनती? इसी कारण बनती है, भारी प्लेट के नीचे धंसने से लावा के रूप में बन जाती है, वो ऊपर से फिर वो निकलता है। बात समझ आई? अब चलिए इसको थोड़ा पढ़ के देखते हैं। जहां दो भू प्लेटें एक दूसरे की ओर अग्रसर होकर टकराती है, टकराने पर भारी प्लेट का किनारा हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है, जिस कारण नीचे धंसने वाली जो भारी प्लेट होती है उसका पदार्थ धीरे धीरे मेंटल के ऊपरी भाग में मिल जाता है, लावा वाले भाग में। इस तरह की क्रिया महासागर में स्थित गहरी खाइयों में चलती रहती है। नीचे धंसने के कारण महासागर के इन स्थानों को विघटन क्षेत्र, सबडक्शन जोन कहा जाता है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों के समीप कई ऐसी खाइयां देखी गई है। ठीक है, पिक्चर के माध्यम जो मैंने आपको समझाया ना सेम टू सेम यहीं पर लिखा हुआ है, बस रिवीजन के लिए मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा फॉर्म देखते हैं, तीसरी बाउंड्रीज देखते हैं। तीसरी बाउंड्री क्या है इसकी? इसकी तीसरी बाउंड्री है संरक्षणात्मक, या इसको परवर्ती सीमा भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, चलिए इसको जरा समझते हैं। दो प्लेटें जब आपस में स्क्रब होती है, देखिए ये पिक्चर देखिए, इसमें देखिए धीरे से ये दो प्लेटें दरार पड़ के आपस में खिसकने लगी, खिसक करके काफी स्पेस बन गया, लेकिन ये एक पैरेलल होता है ना। ये पैरेलल जो फॉल्ट बनता है ये प्लेन फॉल्ट बनता है, प्लेन फॉल्ट बनता है।
बात समझिएगा, ठीक है। तो ये दो क्रियाएं होती है। अब देखिए, परवर्ती सीमा वह सीमा है जहां भूपटल में किसी भ्रंश के सहारे, किसी दरार के सहारे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अगल बगल में सरक जाती है। ऐसे स्थानों पर सर्पण प्रकार के भ्रंशों का निर्माण होता है। सर्पण प्रकार के भ्रंश मतलब कि आप ये दूसरी पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, इस प्रकार के निशान ऊपर महाद्वीपीय प्लेट में इस प्रकार के जाएंगे और महासागरीय प्लेट में ज्वालामुखी के रूप में आप जैसे जानते हैं। ऐसे स्थानों पर सर्पण प्रकार के भ्रंशों का निर्माण, इन स्थानों पर न तो पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि प्लेटों के आपस में टकराने से क्या होता है भाई, वहां पर पर्वतों का निर्माण होता है। प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने पर क्या होता है, वहां पर पानी भर जाता है, महासागर का तल और बड़ा हो जाता है, महासागर बड़ा होता चला जाता है ना। लेकिन इस प्रकार का जो फॉल्ट होता है ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती है। इसमें न तो पदार्थ का नुकसान होता है और न पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर है। तो इन स्थानों पर ऐसी स्थिति मध्य महासागरीय कटक के पास होती है। अमेरिकन प्लेट तथा पैसिफिक प्लेट के मध्य सैन एंड्रियास भ्रंश जो है इसी प्रकार के से निर्मित भ्रंश है। क्लियर है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे 1 मिनट का टाइम आप लोगों को चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम बात करेंगे ये जो प्लेटें गति कर रही है, जो मूवमेंट कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मूवमेंट करती है। अंदर लावा भरा हो, है ना, तो बाहर की सतह मूवमेंट क्यों नहीं करेगी। बात समझ आ रही ना। जब आपकी जेब में पैसे भरे होते हैं, जब आपकी जेब गर्म होती है तो आप भी मूवमेंट करते हो ना। सेम इसी प्रकार का पृथ्वी के साथ भी यही सूल है भाई। अंदर वो भरी हुई है, लावा से भरी हुई है, सोचिए आप लोग इतनी गर्मी उसके अंदर, तो बाहर मूवमेंट क्यों नहीं दिखेगा उसका। सेम स्टोरी है, कुछ भी नहीं। देखिए भूगर्भ के में गहराई के साथ तापमान बढ़ता चला जाता है। क्यों। भूगर्भ में पृथ्वी में जितनी गहराई में जाओगे ना तापमान बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लावा की तरफ मूव कर रहे हो, अंदर लावा भरा हुआ है, तो आपका तापमान बढ़ेगा ना। इससे भूपटल के नीचे वाली जो मेंटल परत है उसमें सभी पदार्थ पिघले हुए रूप में पाए जाते हैं। इस कारण से अत्यधिक गर्मी के कारण, जो अंदर लावा भरा हुआ है, अत्यधिक गर्मी के कारण ये पिघला हुआ मेघमा संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस पिक्चर में नजर आ रहा था, मैं भी चलाऊंगा वापस से, ठीक है। भूपटल के नीचे संबंध धाराओं की संकल्पना हॉपकिंस ने, अब पहले एक बार पिक्चर को देख लीजिए आप लोग। देखिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है, लावा ऊपर की ओर उठने का प्रयास कर रहा है, ऊपर की ओर उठने का प्रयास कर रहा है। अब इसमें उसको जहां से जगह मिलेगी, जहां दरार पाई जाएगी, उससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा। बात समझ आ रही ना। ये लावा है जो बाहर निकल, ऊपर उठते हुए बाहर निकलने का प्रयास करता है निरंतर रूप से, और इसी कारण से इन प्लेटों में ये हलचलें होती है, ठीक है। तो इसको लेकर के जो है हॉपकिंस साहब ने 1839 में संवहन धाराओं की संकल्पना प्रस्तुत की थी। मतलब इनने सबसे पहले बताया था 1839 में, किसने, हॉपकिंस ने, कि भाई अंदर लावा में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, ठीक है। इस कारण से मेगमा बाहर आ जाता है। या इसके अलावा बाद में जो है ऑर्थर होम्स ने भी 1928 में रेडियो धर्मिता के द्वारा पृथ्वी के भीतर संवहन धाराओं के चलने की बात बताई थी। इस प्रकार अधिकांश वैज्ञानिक जो है भूपटल के नीचे तापीय संवहन धारा को ही भूप्लेट में गति होने का मुख्य कारण मानते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या हो, क्या तुम जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक इसीलिए ये कहें कि इस लावा में जो संवहन की धारा के कारण जो ऊपर उठने की इसकी प्रक्रिया होती है, इसी को प्लेटों में संचलन के, गतिमान के, या इसमें जो हलचल होती है, मूवमेंट होता है, उसका कारण मानते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप एक थोड़ा सा एक मैप देखिए, यहां से आपको और प्लेटें क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से। दोस्तों जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना ब्लू कलर की, लाइनिंग के दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, वो लाइनिंग जो है ना ये बाउंड्री है किसकी, प्लेटों की।
ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इनमें मूवमेंट होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम प्लेट पे पेन लेते हैं, पहली प्लेट की बात करूं तो ये है आपकी प्लेट नंबर 1, कौन सी? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में आपका यूरोप वाला हिस्सा भी आ गया और आपका एशिया वाला हिस्सा भी आ गया, जहां पर आप भी है, लेकिन वर्तमान में आप है ना, उस समय नहीं। देखिए इस तो यूरेशियन प्लेट है, एक है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये इस इधर वाली, ठीक है, और ये इधर के इधर वाली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। क्यों भाई? पृथ्वी गोल है, इस पेज को भी हम गोल करेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा